अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ बाशमी और ये है होंडा N1 2021 मॉडल। ये होंडा N1 की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2017 से 2023 तक आई थी और 23 में इसकी पे नई शेप आ गई है। लेकिन ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बड़ी क्यूट सी है। होंडा की तरफ से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है 660 सीसी कार्स में, इस तरह से कि इसमें फीचर्स बहुत अच्छे आते हैं। ये गाड़ी 660 सीसी है बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आती है, फिर इसमें रडार आता है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, स्टीयरिंग व्हील इसका काफ़ी हद तक इनसाइड या सिविक से मिलता जुलता है और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। फिर ये गाड़ी चूँकि होंडा है तो ये रिलायबल भी है। ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 37.5 लाख रुपये है, 3750, और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट बंद के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिलिटी भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great 660cc car and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट पे इसमें काफ़ी चीज़ें कॉपी की गई हैं मिनी कूपर से। मिनी कूपर में काफ़ी हद तक इस तरह की हेडलाइट्स आती हैं और उसमें फिर उसके आसपास DRL भी दी गई होती है सेम ऐसी ही, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं और थोड़ी टिल्टेड होती हैं, बट लुक्स में काफ़ी हद तक ये उससे मिलती जुलती है। बाकी इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये गाड़ी 660 सीसी है बट स्टिल इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसके अलावा यह है भी फिर बाइजन ऑपरेशन लैंप वाली। इसके अलावा फिर इसके आसपास ये ब्लैक एरिया कंटिन्यू करता है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। ये गाड़ी फॉग लैंप ऑफर नहीं करती, इसमें कुछ और वर्जन भी आते हैं। ये गाड़ी N1 है, फिर N-Wagon भी आती है, N-Box भी आती है। उन दोनों गाड़ियों में फीचर्स कंपैरेटिवली इससे भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये गाड़ी मेरे ख्याल से साइज़ के लिहाज से सबसे डिसेंट है। सामने ये होंडा का लोगो दिया गया है जो कि नॉर्मल सा है। बोनट वगैरह इसमें सब कुछ लोहे का है, बोनट हो गया, फेंडर हो गया, डिग्गी हो गई, ये सब लोहे में है, जबकि इस कैटेगरी की बहुत सारी गाड़ियाँ ये चीज़ें प्लास्टिक की ऑफर करती हैं। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसका रडार दिया गया है जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। बम्पर बाकी इसके नीचे नॉर्मल सा ही है, इसमें कोई खास फीचर्स नहीं दिए गए। बाकी सेंसर्स में फ्रंट में नहीं आते, सिर्फ बैक पे दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ नॉर्मल सही है। फ्रंट लाइन्स यहाँ पे काफ़ी डिसेंट सी दी गई हैं, ये कोई खास एग्रेसिव नहीं है, लेकिन फीचर्स यहाँ पे अच्छे आते हैं। इस तरह के इस गाड़ी के जो साइड मिरर हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और उनमें ऑटो का फीचर भी आता है। और इसके अलावा इसके अगर डिज़ाइन पर गौर करें तो डिज़ाइन इसका काफ़ी हद तक विज़ल के साइड मिरर जैसा है, जैसे ये साइज में थोड़ा सा छोटा है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ये फोल्ड अनफोल्ड होगा, तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ चीज़ें कॉपी की गई हैं स्विफ्ट से या फिर मिनी कूपर से, और वो ये हैं कि इसकी जो रूफ है, इसके जो ए पिलर्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ऐसे ही स्ट्रेट ए पिलर स्विफ्ट में आते हैं या फिर मिनी कूपर में आते हैं, और ये गाड़ी काफ़ी हद तक स्विफ्ट का एक वर्जन लग रही है। स्विफ्ट ने रिसेंटली एक वर्जन लॉन्च किया है ब्लैक एडिशन वाला, वो गाड़ी सिल्वर और ब्लैक और ग्रे और ब्लैक में आती है। ये गाड़ी भी सिल्वर और ब्लैक रूफ के साथ है, तो काफ़ी हद तक वैसे ही लग रही है। रूफ इसमें कंपनी से ही है, ब्लैक में आई हुई है। और इसके अलावा बॉडी इसकी नॉर्मल सी है, सिल्वर, साइड मिरर और रूफ इसमें ये डिफरेंट दिए गए हैं। फिर इसके अलावा बाकी इसमें डोर्स के अंदर स्मार्ट एंट्री आता है, यानी कि मैं इसको यही से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा इनमें क्रोम दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी इस कैटेगरी की मोस्टली कार जैसी ही है। इस तरह की शेप में डाइटसू कास्ट भी आती है, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसके अलावा इसमें जो रेयर विंडोज़ हैं ये प्राइवेसी वाली आती हैं, टेंटेड, और रिम इस गाड़ी में 14 इंच के दिए गए हैं। ये रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है और ये भी वही थीम फॉलो करते हैं जो कि इसकी साइड पे रखी गई है, ब्लैक की और क्रोम की। रिम भी सेम इसी तरह क्रोम और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है और टाइप इसमें अच्छा लगा हुआ है ब्रिजस्टोन इकोपिया, जो मैं कवर करूँगा अभी डिटेल में। इसके अलावा इसमें एरियल एंटीना आता है रूफ पे, लेकिन इसकी लोकेशन वियर्ड सी है, ये ड्राइवर के ऊपर दिया गया है। वैसे गाड़ियों में बैक पे सेंटर में आता है या फ्रंट पे आता है, लेकिन इसमें आगे राइट कॉर्नर में दिया गया है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस वाले एंड की तो यहाँ पे गाड़ी आके एकदम से खत्म हो जाती है। डोर्स में अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं और इस वजह से इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है। और इसके रेयर डोर्स ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे खुलते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा ही सीधा, और इसकी वजह से इस गाड़ी में आप काफ़ी आसानी से बैठ और निकल सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के जो रेयर बेंचेस हैं इनको आप बैक से तो नीचे फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इनको आप नीचे से ऊपर ही फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, विजल की तरह। विजल में भी इस तरह के बेंचेस फोल्ड होते हैं और फिर आप इनको फोल्ड करके यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, जैसे कि बड़ी सारी LED स्क्रीन्स हो गई, साइकिल हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें
जो कि वैसे डिग्गी में नहीं आ सकती, आप इसको यहाँ पे घुसा सकते हैं और सीधा खड़ा कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इसकी चाबी के अंदर एक और फीचर भी आता है, जैसा कि मर्सिडीज़ या BM वगैरह ऑफर करती हैं। अब अगर मेरे पास ये चाबी है और अगर मैं इस गाड़ी से इस तरह से दूर जाता हूँ तो ये खुद ही लॉक हो जाएगी, लाइक दिस। तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। करीब आने पे अनलॉक नहीं होती, जो कि अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट अनलॉक आप इसको खुद करेंगे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से अच्छा है। टेलर इसमें पूरी ये LED बॉक्स दी गई हैं और इसमें इंडिकेटर और रिवर्स के लिए भी ये छोटी छोटी LEDs दी गई हैं, जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही हैं। फिर इसके अलावा रेड विंडशील्ड भी इसमें अच्छी खासी मैसेज दी गई है। अब इसका कोई भी ग्लास देखें, काफ़ी बड़ा दिया गया है। बेशक वो साइड मिरर हो, विंडशील्ड हो, फ्रंट विंडशील्ड हो, साइड की विंडोज़ हो, छोटा क्वार्टर ग्लास वाला सीट इसमें रखा ही नहीं गया, सब कुछ काफ़ी मैसिव है। और बाकी फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे आते हैं। इस तरह से कि गाड़ी बैक पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, बम्पर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, रेड विंडशील्ड वाइपर ऑफर करती है, गाड़ी स्पॉइलर ऑफर करती है। और अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस दी गई है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर दी गई लिड को उठा के आप इसकी टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। टूल किट भी इसमें कंपनी से प्रॉपर आती है। और इसके अलावा बाकी आप इसके रेयर बेंचेस को भी फोल्ड कर सकते हैं। ऊपर एक ब्रेक लैंप दिया गया है, रेयर विंडो प्राइवेसी वाली है, आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इसके लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। यहाँ मटेरियल्स बहुत प्रीमियम यूज़ किए गए हैं और कलर टोन्स भी 2 रखी गई हैं, एक आइवरी और एक ब्लैक की। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ हैं और ये प्रीमियम भी काफ़ी हैं। इन पर मैं आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील की लुक इसकी काफ़ी हद तक सिविक या इनसाइड के स्टीयरिंग से मिलती जुलती है, क्योंकि कंट्रोल्स यहाँ पे सेम वैसे ही दिए गए हैं जैसा कि सिविक एक्स ऑफर करती थी। और राइट स्पोक जो है इसकी, ये भी काफ़ी हद तक इसकी इंटरनेशनल सिविक से मिलती जुलती है। यहाँ पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये क्रूज के हैं, लेकिन ये क्रूज क्योंकि एडप्टिव है, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस एडजस्ट करने का बटन भी दिया गया है। इसके MID के पीछे नेविगेट करने के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं और यहाँ पे लेन कीपर असिस्ट भी दिया गया है। ये चीज़ें सिविक भी ऑफर नहीं करती पाकिस्तान में, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये जाके फिर सिविक RS नई वाली के अंदर आना शुरू हुई थी, जबकि बाहर इतनी छोटी छोटी कार्स में ये चीज़ आ रही होती है। बाकी इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील फिनिश के लिहाज से भी काफ़ी मज़ेदार है। और एयरबैग की गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट कंट्रोल की, तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और फिर इसके अलावा लेफ्ट फेस के वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं, वाइपर्स इसमें नॉर्मल से हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है, इस वजह से क्योंकि डिफरेंट है। मोस्टली कार्स में डायल्स दिए गए होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली एक चार्ट बना हुआ है और चार्ट के ऊपर नीडल्स दी गई हैं। स्पीड लिमिट इसकी 140 किलोमीटर/आवर तक है और RPM इसका बिल्कुल नॉर्मल सा है। और इसके ऊपर RPM के बिल्कुल टॉप पे जाके और N1 बनी हुई है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार अटेंशन टू डिटेल है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसकी जितनी चेक लाइट्स, वार्निंग लाइट्स वगैरह हैं, वो सब भी सामने दी हुई हैं। फिर राइट पे इसके अलग से एक MID डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाएगा, जैसा कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर/लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की सारी चीज़ें। रडार के स्टेट्स भी आपको यहीं पे शो होंगे और इंजन रनिंग टाइम भी। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारे ही प्लास्टिक की फिनिश में है, क्योंकि इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स के अंदर बिल्ड क्वालिटी में बहुत सारा वर्क नहीं किया जाता। ये गाड़ियाँ बेसिकली एंट्री लेवल कार्स हैं। और इसके अलावा सेंटर में फिर एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि फ्लोटिंग डिज़ाइन में है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है। और ये स्क्रीन गैदर्स की है, यहाँ भी होंडा ने चिप आउट नहीं किया। ये चीज़ इनसाइड में आती है, अकॉर्ड में आती है और फिर इस गाड़ी में भी दी गई है, जो कि पाकिस्तान में नॉर्मल सा एंड्रॉइड पैनल आता है। ये स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से बहुत बेहतर है और ये गाड़ी के कंप्यूटर के साथ भी सिंक होती है। आप इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ों को यहीं से एक्सेस कर सकते हैं और इसमें GPS भी आता है। फिर इसके अलावा आप इसकी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये इंग्लिश में हुई भी है, तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे जापानी कार्स की स्क्रीन किसी यूज़ पे नहीं आती, क्योंकि वो जैपनीज़ में होती हैं। फिर इसके अलावा उसके आसपास ये आइवरी पैनल दिया गया है। एयरवेंट्स का डिज़ाइन इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि ड्राइवर के एयरवेंट्स जो हैं ये राउंड शेप में हैं, पैसेंजर के एयरवेंट्स ट्रेडिशनल एयरवेंट्स की तरह हैं। और इसके अलावा नीचे पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ऑफर करती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। आप इसको इस तरह से डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें डस्ट पार्टिकल फिल्टर भी आता है, इकॉनमी मोड यहाँ पे दिया गया है और इसकी पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक आती है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मैंने 660 सीसी कार में सिर्फ इसी गाड़ी में देखी है, बाकी सब गाड़ियाँ हाथ से खींचने वाली ब्रेक ऑफर करती हैं। ये बिल्कुल इनसाइड या सिविक जैसी ब्रेक है, इसको आप रिलीज या एंगेज भी उसी तरह ही करेंगे, लाइक दिस। और इसमें ब्रेक होल्ड भी आता है। फिर उसके पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है, इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स की। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे 3 पावर आउटलेट दिए गए हैं।
आप यहाँ से फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं और एक USB का इंसर्ट है। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है जहाँ पर आप कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। फिर पीछे एक ट्रबल का आउटलेट भी दिया गया है अलग से, और इसके अलावा एक कप होल्डर दिया गया है। फिर एक ड्रॉर है यहाँ पे, और सेंटर वाला एरिया ओपन ही है क्योंकि इसकी जो हैंड ब्रेक है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दे दी गई है, तो उसकी वजह से इसका सेंटर वाला एरिया काफ़ी हद तक खाली हो गया है। यहाँ पर अगर आप सेंटर कंसोल लेके लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। फिर पीछे यहाँ पे एक और एरिया दिया गया है जहाँ पे ये बेसिकली कप होल्डर टाइप की जगह दी गई है, और अगर आप इसकी पार्टीशन निकालते हैं तो इस पार्टीशन के नीचे भी ये एन वैगन बनी हुई है और एन लिखा हुआ है। तो नाइस नेचुरल डिटेल। होंडा अपने जो सेंटर कंसोल्स की लिड होती हैं उन पे काफ़ी वर्क करता है। अगर आप नई वाली सिविक RS देखें 2024 मॉडल 23 मॉडल, तो उसकी भी जो लिड होती है सेंटर कंसोल की, उसके नीचे सिविक बनी हुई है और टैगलाइन दी हुई होती है द सिविक हिस्ट्री गोस ऑन। सेम गोस फॉर दिस कार, यहाँ पे एन वैगन बनी हुई है। तो यहाँ मेरे ख्याल से होंडा को पूरे नंबर चाहते हैं। फिर बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से अच्छी हैं। सीट्स में इसके सेंटर में फैब्रिक दिया गया है ताकि आपको स्वेटिंग ना हो, साइड पर लेदर दिया गया है ताकि आपकी ग्रिप अच्छी रहे, और इसके अलावा ड्राइवर की सीट के अंदर हाइड्रोलिक भी आता है, यानी कि मैं इसकी हाइट को भी रेस और लोअर कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। इस तरह से ये चीज़ आपको यूजुअली सिविक वगैरह के भी टॉप ऑफ लाइन वर्जन में देखने को मिलती है, छोटी कार में ये चीज़ नहीं आती, बट इसमें दी गई है। इसके अलावा ड्राइवर की विंडोज़ की सिंगल टैप वाली आती है, बाकी सारी विंडोज़ नॉर्मल हैं, और इसके अलावा साइड मिरर भी इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल है। इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ और ये ऑटो रिट्रैक्ट भी करते हैं। फिर इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ और जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि लेन कीप असिस्ट का, पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का, ट्रैक्शन कंट्रोल और फिर रडार को इनेबल और डिसेबल करने का। फिर आप इसकी हेडलाइट्स की हाइट को भी ऊपर और नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। ये मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट फीचर्स हैं एक 60 सीसी कार के लिहाज से। फिर यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है, होंडा की मोस्टली कार्स जैसा को स्टार्ट दिया गया है। और अगर बात कीजिए वारंटी मीटर की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। लाइट्स ऑब्वियसली इस कैटेगरी में नहीं आती। बाकी वारंटी मीटर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। ये अगर मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में ये चीज़ सिर्फ सिविक RS ऑफर करती है या फिर ग्रैंडे ऑफर करती है। सिविक ओरियल में चीज़ नहीं आती और ना ही ऑल्टिस में आती है, जबकि बाहर इतनी छोटी गाड़ियाँ भी ये चीज़ें ऑफर कर रही हैं। तो ये लेवल है पाकिस्तान का। बाकी हेडरूम के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, सीट बेल्ट की ऑफर करती है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पर लेगरूम का तो बिल्कुल इशू नहीं है और ना ही हेडरूम का, लेकिन ये गाड़ी चौड़ाई में कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। और इसके अलावा बाकी फीचर्स यहाँ पे गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि रेयर विंडोज़ की पावर्ड हैं, फिर इसके अलावा ये टिंटेड भी हैं, और इसके अलावा बैक पे स्पीकर भी आते हैं इसमें, कप होल्डर भी आते हैं, फाइल होल्डर भी आते हैं इसमें, और इसके अलावा रेयर बेंचेस भी इसके फोल्डेबल हैं, ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि मैं भी दिखाऊंगा आगे। बाकी गाड़ी बैक पे ISP सपोर्ट्स ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, इसमें एयर बैग्स भी आते हैं, और बैक पे पैसेंजर्स के लिए लाइट भी दी गई है। रेयर सीट नीचे से ऊपर इस तरह फोल्ड होती हैं कि अगर मैं यहाँ पे उतर के इसको नीचे से ऊपर करूँगा तो ये इस तरह से अनलॉक हो जाती है, और जब मैं इसकी लेग को फोल्ड करूँगा तो ये लॉक हो जाएगी, अभी आगे नहीं आएगी। और यहाँ पे आराम से मैं साइकिल या कोई वॉशिंग मशीन इस तरह की चीज़ रख सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, और ये गाड़ी की केबिन की यूजेबिलिटी को भी बहुत सारा बढ़ा देती है। सेम ऐसी सीट्स विजल में भी आती हैं और ये गाड़ी भी ऑफर करती है, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी जो ऑफर करती है वो S07A। इसमें 2 मेन इंजन आते हैं, 660 सीसी सिंपल और 660 सीसी टर्बो। ये गाड़ी 660 सीसी सिंपल है, इसमें टर्बो इंजन भी आता है जो कि पावर के लिहाज से इससे थोड़ा सा बेहतर होता है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 58 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और जो टर्बो वाली कार होती है वो 68 या 70 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये गाड़ी भी शहर के अंदर यूज़ करने के लिहाज से ठीक रहेगी, और इसके अलावा एवरेज के लिहाज से ये थोड़ी सी बेहतर होती है, जो कि इस गाड़ी का पॉइंट है डेफिनेटली। ये गाड़ी को एवरेज तकरीबन 20-22 किलोमीटर पर लीटर तक की दे सकती है अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो। ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है, इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है, और ये इंजन क्योंकि होंडा का है तो यहाँ पे डिटेल्स बेहतर दी गई हैं। इसमें जगह जगह होंडा की बैचिंग दी गई है, ऊपर भी होंडा का बैच आता है, जबकि अगर आप बाकी 660 सीसी गाड़ियों के इंजन देखें तो वो बिल्कुल बेसिक से होते हैं, उन पर कोई बैच भी नहीं दिया गया होता। बाकी इसके अलावा बैटरी इसमें ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा बोनट के अंदर इसकी कोई खास इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई। पेट्रोल आप इसमें आम यूज़ करें, कोई हाई ट्यून वगैरह की खास जरूरत नहीं है, और बाकी मेंटेनेंस के लिहाज से भी इंजन के खास महंगे नहीं पड़ते। इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है N1, ये है 155, 65 और 14। इसमें 14 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है, और टायर इस गाड़ी में ब्रिजस्टोन एक कॉपी आता है जो कि एक अच्छा टायर है। बाकी डिस्प्ले की गाड़ी सिर्फ फ्रंट पे ऑफर करती है, बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स आती हैं, और इसमें बाकी फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह भी आते हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं।
ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।